कक्षा 10 के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का विज्ञान की कक्षा में स्वागत है। हम सभी लोग आज विज्ञान वर्ग के अंतर्गत जो जीव विज्ञान का प्रकरण है उसके प्रथम पाठ का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। प्रथम पाठ का जो एनसीईआरटी की तरफ से निर्धारित पाठ्यक्रम है, माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से जो पाठ्यक्रम निर्धारित है उसके तहत पहले पाठ का नाम है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम शब्द थोड़ा सा देखने में सुनने में कठिन क्लिष्ट सा लगता है, तो हम इसको सरल शब्दों में समझें। जैव अर्थात जीव और प्रक्रम का अर्थ प्रोसेस, प्रक्रिया, क्रियाएं। तो जो हमारी जो पूरी धरती है, इस पूरी धरती पर दो प्रकार के जीव, या तो सजीव हैं या निर्जीव। तो जो वस्तुएं सजीव हैं उनके जीवन की प्रक्रिया क्या है, वो जीवित हैं, वो सजीव हैं, उसके लिए जो प्रक्रिया है वो कौन कौन सी प्रक्रिया है, वो कौन कौन से प्रक्रम है, इसके बारे में हम लोग इस पाठ में अध्ययन करेंगे। अब जब पाठ का अध्ययन प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहली समस्या तो आती है कि तय कैसे हो कि कोई वस्तु सजीव है। कुछ लोग कहते हैं कि कुत्ते का भौंकना, गाय का जुगाली करना, इंसानों का चिल्लाना, इसको देख करके अंदाजा लगाया सकता है कि व्यक्ति या वस्तु या चीज सजीव है। किंतु यदि कुत्ता सो रहा हो, गाय सो रही हो, इंसान सो रहा हो, तब क्या करेंगे? तो फिर ये कह सकते हैं कि इनकी सांस लेने की क्रिया को देख करके कि सांस ले रहे हैं, श्वसन की प्रक्रिया इनमें चल रही है, इसके आधार पर हम तय कर सकते हैं कि ये सजीव है। किंतु जिन जीवों में प्रत्यक्ष रूप से सांस लेने की क्रिया नहीं दिखाई पड़ती, उन जीवों को लेकर के क्या कहेंगे? जैसे हरे पौधे हैं, पेड़ पौधे, इनमें ये सांस लेते हैं, ये स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई पड़ता है, तो फिर यहाँ भी इनकी सजीवता संदेह के दायरे में आती है। तो हम कहते हैं कि इनके हरे भरेपन को, जो हरे भरे हो उन्हें हम सजीव कह सकते हैं। तो कुछ वृक्ष ऐसे भी होते हैं जिनकी पत्तियां हरी भरी नहीं होती। तो कहने का आशय यह है कि जो चीजें दिखती हैं, उस दिखने के आधार पर जो सामान्य रूप से सजीव की परिभाषा है उसका निर्धारण नहीं कर सकते। सजीव कोई वस्तु है, इसके लिए जीव में कुछ आवश्यक क्रियाएं हैं, कुछ आवश्यक प्रक्रम है, कुछ आवश्यक प्रोसेस है जो होने चाहिए। और यदि वो प्रक्रियाएं, वो प्रोसेस, वो प्रक्रम जिन जीवों में, जिन चीजों में हो रहे हैं, उन्हें हम सजीव की परिभाषा में रखेंगे। अब समस्या प्रश्न आती है कि वो प्रक्रम कौन कौन से हैं। तो देखिए, किसी भी जीव के जीवित रहने के लिए, कोई भी जीव जीवित है यह तय करता है कुछ चीजों। जैसे यदि कोई चीज सजीव है तो उसको जिंदा रहने के लिए उसको ऊर्जा की आवश्यकता होती है। शरीर में वृद्धि होती है या शरीर के अंदर पर्यावरण के अनुसार और समय बीतने के अनुसार तमाम तरह के विघटन और क्षरण होते हैं, नुकसान होता है। तो उस विघटन क्षरण को रोकने के लिए शरीर की, सजीव की शरीर की मरम्मत करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और उस ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति कैसे होती है? ऊर्जा, देखिए, जो सजीव होगा, हम लोग सजीव की परिभाषा को बांधने का प्रयास कर रहे हैं। कौन सी वस्तु सजीव है, कौन सी चीज सजीव है, उसको तय करने का प्रयास कर रहे हैं। तो सजीव वही होगा जिसके शरीर में वृद्धि होगी। अगर नहीं भी वृद्धि हो रही है तो सजीव वस्तु जो है वो समय के अनुसार उसमें क्षरण होगा, उसमें नुकसान होगा, उसमें टूट फूट होगी और उसकी मरम्मत भी होती रहेगी। यदि वो सजीव है तो, निर्जीव है तो केवल टूट फूट होगी, क्षरण होगा, नुकसान होगा, उसमें मरम्मत नहीं हो पाएगी। वो फिर से रिसाइकिल, फिर से वो कहते हैं कि पुनः पुरानी क्षमता के को प्राप्त नहीं कर पाएगा। किंतु यदि सजीव है तो उसमें टूट फूट होगी, क्षरण होगा, नुकसान होगा, किंतु मरम्मत भी होगी। और जो टूट फूट होती है पर्यावरण के अनुसार या समय बीतने के अनुसार, और उसके बाद जो मरम्मत शरीर की होती है, उसके लिए शरीर को या सजीव को ऊर्जा की आवश्यकता है। अभी ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति कैसे होगी? तो ऊर्जा का जो स्रोत है, जिससे ऊर्जा प्राप्त होता है, उसे हम भोजन। अब देखिए, हम लोग आजकल के आपाधापी के जीवन में, दौड़ धूप की जो लाइफ स्टाइल हमारी हो गई है, उसमें हम कुछ भी आहार ग्रहण कर लेते हैं और कहते हैं कि हमने भोजन कर लिया, हम कहते हैं कि हमारा पेट भर गया, हाँ हमारा काम हो गया। लेकिन देखा जाए, अगर साइंटिफिकली परिभाषा देखी जाए, तो हम हर चीज, हर खाद्य वस्तु को भोजन नहीं कह सकते। जो भी चीज हमने खा ली, राह चलते रास्ते में जो भी मिल गया, जो भी दिखने में आकर्षक है, जो जीवा के लिए आकर्षक है,
उसे हमने खा लिया और हमारा पेट भर गया, हमने कहा हमने भोजन कर लिया। वास्तव में वो भोजन नहीं है। भोजन उसे कहते हैं जिससे ऊर्जा का स्रोत हो, जो सजीव के ऊर्जा की जरूरत को पूरा करने वाला जो स्रोत है उसे भोजन कहते हैं। और उस भोजन को शरीर के अंदर ले जाने की जो प्रक्रिया, शरीर के अंदर ले जाने का यह गहरा तात्पर्य, शरीर के अंदर ले जाने का तात्पर्य केवल मुंह के अंदर ले जाना नहीं, क्योंकि शरीर जो होता है वो ऊतक से, कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है या एक कोशिकी होता है। तो उस एक कोशिकी या बहुकोशिकीय जीवों के अंदर जा करके वो बाहर से जो ऊर्जा का स्रोत है जिसे हम भोजन कह रहे हैं, जब वो जाता है और जाने के बाद उस शरीर की आवश्यकता के अनुसार वो भोजन ऊर्जा में बदल जाए, तो भोजन को शरीर के अंदर वो मिलना, वो पूरी तरह से शरीर के काम में आ जाना उस ऊर्जा के स्रोत का, ये पोषण है। देखिए दो चीजें हैं, ऊर्जा का जो स्रोत है वो भोजन है। अब वो भोजन है क्या? ऊर्जा का स्रोत है। तो जब वो ऊर्जा में परिवर्तित हो जाना, ऊर्जा में परिवर्तित कर देना उस भोजन को, यह पोषण कहलाता। अर्थात हमने कोई चीज खाई पर यदि ऊर्जा में परिवर्तित नहीं हो पाई, उस खाई हुई चीज से मुझे ऊर्जा नहीं प्राप्त हुई, वो हमारे शरीर के काम नहीं आई, तो अर्थात पोषण प्राप्त नहीं हुआ। पहली बात तो वो भोजन ही नहीं रहा। और अगर आपने खा भी लिया और आपने कहा हमने भोजन प्राप्त कर लिया, भोजन ग्रहण कर लिया, तो उससे पोषण आपको प्राप्त हुआ, ये कोई गारंटी नहीं। तो हमें कहने का आशय क्या है कि हमें खाना क्या चाहिए? हमें वो खाना चाहिए जो ऊर्जा का स्रोत हो, और जो ऊर्जा का स्रोत होगा जब वो शरीर के अंदर जाएगा तो रासायनिक क्रियाओं के बाद ऊर्जा को प्रस्फुटित करेगा, ऊर्जा पैदा करेगा और इससे शरीर को पोषण मिलेगा। हमने मैगी खा ली, पिज्जा खा लिया, बर्गर खा लिया, तमाम बाहर की चीजें जो आजकल क्या कहते हैं ये पिज्जा बर्गर वगैरह, जिनको विशेष कैटेगरी में खाद्य पदार्थ रखा गया, इनसे पेट तो भर जाता है, लेकिन जिस तरह की ऊर्जा की आवश्यकता शरीर को होती है उस ऊर्जा की पूर्ति इस प्रकार के भोजनों से नहीं हो पाती, क्योंकि ये ऊर्जा के अच्छे स्रोत नहीं। तो हमें उसी प्रकार का भोजन करना चाहिए जो ऊर्जा के अच्छे स्रोत हो, और जो ऊर्जा के अच्छे स्रोत होंगे वही अच्छा भोजन कहलाएगा। और जब वो अच्छा भोजन, ऊर्जा का अच्छा स्रोत हमारे शरीर के अंदर जाएगा तो शरीर की आवश्यकता के अनुसार उस भोजन से ऊर्जा का प्रस्फुटन होगा, तो हमारे शरीर को पोषण प्राप्त होगा। तो अब शरीर के अंदर जब भी भोजन जाता है तो तमाम रासायनिक क्रियाएं होती है। हमारे शरीर जो व्यवस्थित शरीर होती है, देखिए जो एक कोशिकीय शरीर है वो तो पर्यावरण के डायरेक्ट संपर्क में होती है। तो भोजन का ग्रहण करना, भोजन ग्रहण करने के बाद गैसों का जो आदान प्रदान है, जो कोशिका की आवश्यकता के लिए जरूरी है, आवश्यक है, और जो शरीर में या कोशिका में बनने वाले वर्ज्य पदार्थ है, नुकसानदेह पदार्थ है, उनका बाहर निकलना, ये सब विसरण के क्रिया के माध्यम से, यानी चूंकि एक कोशिकीय जीव है, सीधे पर्यावरण के संपर्क में उसकी सतह है, तो पर्यावरण से यानी बाहर के आवरण से जिस चीज की आवश्यकता है वो कोशिका के अंदर सीधे चले जाना, कोशिका को जिस चीज की आवश्यकता नहीं है उस चीज का कोशिका से निकल के बाहर पर्यावरण में वापस आ जाना, ये विसरण की प्रक्रिया है। ये चीज हो जाती है एक कोशिकीय जीव, जो सरल जीव है। किंतु जो जटिल जीव हैं, जो बहुकोशिकीय संरचनाएं हैं, जैसे आप, हम हैं, और जो हमारे आसपास तमाम जीव दिख रहे हैं, गाय, बकरी, कुत्ते वगैरह वगैरह, ये बहुकोशिकीय जीव जैसे जैसे शरीर की वृद्धि होती है तो इनकी शारीरिक रचना जो है, शारीरिक डिजाइन, अभिकल्प जिसका अर्थ डिजाइन है, जो शरीर की डिजाइन है, शरीर का अभिकल्प जटिल होता है। और यह शरीर जो बहुकोशिकीय जीवों का शरीर होता है, ये आप जानते हैं कि छोटी छोटी कोशिकाओं से बना। छोटी कोशिकाएं मिलकर के ऊतकों का निर्माण करती हैं, और ऊतक मिलकर के विशेष अंगों का निर्माण करते हैं विशेष कार्यों के लिए, और ये सभी सामूहिक रूप से हमारे शरीर का निर्माण करते हैं। और कोशिकाओं के अंदर भी छोटे छोटे घटक होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम, ये सारी बातें आपने पिछली कक्षा 9 की विज्ञान के पाठों में पढ़ा है। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, जो राइबोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, और कोशिका है, ऊतक है, इस तरह से मिलकर के पूरा हमारा शरीर का निर्माण है, ये बड़ा जटिल है। और जब हम ऊर्जा के स्रोत को, जो भोजन कहलाता है, जब उसको शरीर के अंदर लेते हैं, तो शरीर के अंदर जाने के बाद वो ऊर्जा का स्रोत ऊर्जा में परिवर्तित हो, उसके लिए तमाम रासायनिक क्रियाएं होती हैं। तो रासायनिक क्रियाओं की जो लंबी श्रृंखला है,
उसके लिए गैस की आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। और जो ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, निर्माण की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, उसको शरीर से बाहर भी निकलना होता है। ऐसे तमाम कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य नुकसानदेह पदार्थ भी शरीर में ऊर्जा बनने की प्रक्रिया में बहुत सारे वर्ज्य पदार्थों का भी निर्माण होता है, जो शरीर से बाहर निकल जाना चाहिए। यदि शरीर के अंदर रहेंगे तो शरीर को नुकसान पहुंचाएंगे। तो हमें इसके लिए गैस की आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करना होता है। इसके लिए शरीर में विशेष अणु का निर्माण। तो हमने देखा कि ऊर्जा की मूलभूत आवश्यकता किस चीज की? ऊर्जा, शरीर को जीवित रखने की। यदि वो सजीव है तो यदि सजीव होगा तो उसे ऊर्जा की आवश्यकता होगी। ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति उसे जो ऊर्जा के स्रोत अर्थात भोजन है उससे होगी। वह भोजन जब सजीव के शरीर में प्रवेश करेगा तो प्रवेश करने के बाद उसमें छुपी हुई ऊर्जा निकल करके शरीर के काम में आए। इसके लिए तमाम रासायनिक क्रियाएं होंगी और इस प्रक्रिया को पूरे मिलाकर के हम पोषण कहेंगे। रासायनिक प्रक्रिया को पूरा करने के लिए उस भोजन में संचित ऊर्जा को प्रस्फुटित करने के लिए, कोशिकाओं के कार्य में लाने के लिए हमें गैसों की आवश्यकता होगी। और वो गैसों की आवश्यकता की पूर्ति कैसे होगी? श्वसन। तो भोजन, पोषण, श्वसन। पोषण और श्वसन ये दो चीजें हो गई। पोषण क्या है? आपने समझ लिया, ऊर्जा का भंडार जो भोजन है उसका शरीर के अंदर लाना, शरीर के अंदर कोशिकाओं तक उसको पहुंचा देना, कोशिका की आवश्यकता के अनुरूप बदल करके पहुंचा देना, ये पोषण। और इस पोषण की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। और वो ऑक्सीजन की पूर्ति कैसे होती है? श्वसन के। तो पोषण और श्वसन। अब पोषण और श्वसन के बाद हमारे शरीर में जब ऊर्जा निकलती है, हमारे शरीर में ऊर्जा बनती है, जिससे हमारे शरीर की वृद्धि होती है, हमारे शरीर की मरम्मत होती है, हमारे शरीर में अनुरक्षण का, प्रिजर्वेशन का काम होता है। और इसके अलावा जब हम सो रहे होते हैं, बैठे होते हैं, तो आप नहीं सोचते कि हमारे शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता नहीं है। हमें उस समय भी शरीर में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, क्योंकि उसमें शरीर में मरम्मत का कार्य चल रहा है। तो ऐसे तमाम रासायनिक क्रियाओं के उपरांत, पोषण के उपरांत, ऊर्जा कोशिका के द्वारा ऊर्जा ग्रहण कर लेने के बाद हमारे शरीर में बहुत सारे ऐसे भी उत्पाद बनते हैं, ऐसे भी प्रोडक्ट बनते हैं जिनको शरीर की आवश्यकता नहीं होती, मेन प्रोडक्ट के साथ बनते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने चाय बनाई, अब चाय बनाई तो हमने चाय को छान लिया, चाय को छान लिया तो कप में तो चाय आ गई, और साथ में कुछ ऐसे भी सब प्रोडक्ट हमको मिले चाय बनाने की प्रक्रिया के दौरान, इसकी हमें आवश्यकता नहीं है और हम उसको बाहर फेंक देते हैं। ऐसे शरीर में भी ऊर्जा के निर्माण की प्रक्रिया के दौरान कुछ वर्ज्य अर्थात नुकसानदेह पदार्थ बनते हैं, जिनका शरीर से निकलना आवश्यक है शरीर को नुकसान से बचाने के लिए। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? उत्सर्जन। तो हमने क्या देखा कि एक सजीव के लिए कुछ मूलभूत चीजें हैं जो उसमें प्राण को बनाए रखने की आवश्यकता है। इनमें से कोई भी प्रोसेस, कोई भी प्रक्रम यदि टूटता है, बिगड़ता है, तो फिर जो जीव में सजीवता है, जो प्राण है, वह नहीं है। क्या क्या चीजें हमने देखी? मूलभूत आवश्यकता है ऊर्जा की। ऊर्जा किससे मिलता है? पोषण से। पोषण की आवश्यकता, पोषण की प्रक्रिया पूरी कैसे होती है? श्वसन के द्वारा प्राप्त ऑक्सीजन से। और इन दोनों प्रक्रियाओं के दौरान जो नुकसानदेह पदार्थ बनते हैं उनको शरीर से बाहर निकालना भी जरूरी होता है। इसके लिए हमें उत्सर्जन की आवश्यकता है। तो पोषण, श्वसन और उत्सर्जन, ये तीन ऐसी प्रक्रियाएं हैं, प्रोसेस है, जो सामूहिक रूप से मिलकर के शरीर के अंदर चेतना को बनाए रखने का काम करती है और एक किसी जीव में सजीवता के मानक को तय करती है कि हाँ, ये चीज सजीव है। यदि इनमें से कोई प्रोसेस टूट जाता है, विखंडित हो जाता है, अलग हो, जैसे अगर शरीर को पोषण नहीं मिलेगा तो ऊर्जा का निर्माण नहीं हो पाएगा। यदि शरीर में श्वसन की प्रक्रिया नहीं होगी तो ऊर्जा का निर्माण नहीं हो पाएगा। और यदि शरीर के अंदर शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थ शरीर से बाहर नहीं निकल पाए, वो वहां इकट्ठे होते रहेंगे, तो शरीर को वो भी मृत कर देंगे, सजीव शरीर भी मृत प्राय हो जाएगी, मृत हो जाएगी।
तो अर्थात पोषण, श्वसन और उत्सर्जन, ये 3 प्रक्रियाएं जिस जीव में दिखे हम उसे सजीव मान सकते हैं। अब हम लोग आगे की कक्षा में ये जो तीनों प्रक्रियाएं हैं, प्रोसेस है, उनके एक एक बिंदु पर सविस्तार अध्ययन करेंगे। इसमें पहला बिंदु क्या आता है? पोषण। ठीक है, अब हम लोग इस अगली कक्षाओं में आगे की चर्चा करें। धन्यवाद।